स्टार्ट। तो हमारा पहला शब्द क्या है? पहला शब्द है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और गुण तो हमेशा पॉजिटिव चीज़ में ही देखा जाता है, मतलब पॉजिटिव होता है आपका। तो किसी भी चीज़ की जो उसकी अच्छी चीज़ें हैं, जो उसके एडवांटेजेस हैं, जो उसकी यूज़फुल क्वालिटी हैं, उसको हम वर्च्यू कहते हैं। तो उसकी गुड क्वालिटीज़ को हम लोग वर्च्यू कहते हैं। ह्यूमन बीइंग भी तो है, उनकी भी तो गुड क्वालिटी है, वो वर्च्यू हो गया। तो उसका जो फ़ायदा है, एडवांटेज, बेनिफिट, स्ट्रेंथ, यूज़फुलनेस, वैल्यू, ये सब क्या है इसके सिनोनिम में। तो वर्च्यू का मतलब क्या हुआ? द गुड क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन। जैसे कि यहाँ पे देखें, कॉशन इज़ अ यूज़फुल वर्च्यू, मतलब जो सावधानी है ये एक बहुत काम की क्या है? वर्च्यू है। अगर आपके पास में आप सावधान रहते हैं, आप अवेयर रहते हैं, तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ है आपके अंदर में, है ना। तो वर्च्यू क्या है? एक वर्च्यू का मतलब हुआ गुड क्वालिटी ऑफ समथिंग। अच्छा, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? यानी कि इसके विपरीत शब्द क्या होंगे? फॉल्ट हो गया, उसमें कमी है, कोई डेफिशिएंसी है, फ्लॉ मतलब मिस्टेक है, डीमेरिट हो गया। हम यहाँ पे उसकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम उसकी बुराइयों की बात करेंगे। सो ये हो गया हमारा वर्च्यू। जैसे हम याद करें, अगर एक एप्पल है, तो एप्पल का वर्च्यू क्या होता है कि ये हमें बहुत हेल्दी रखता है, डॉक्टर से दूर रखता है ना। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। और हमने एप्पल को परसों की क्लास में कैसे याद किया था? एप्पल को हमने याद किया था इसके लास्ट के एल से। लास्ट का एल याद आया? प्रिंसिपल वाला PLE। इसका मतलब क्या था? एथिक्स थे, है ना। हमारे मॉरल ड्यूटीज़ थी, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ थी, सच्चाइयाँ थी, ट्रुथ थी। तो एप्पल का क्या वर्च्यू है? बहुत सारा वर्च्यू है। हमारी हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है, और हमको प्रिंसिपल की स्पेलिंग भी याद करवाता है। तो ये हो गया हमारा। सो वर्च्यू का मतलब हो गया गुड क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, उसके एडवांटेज, उसके फ़ायदे, उसकी स्ट्रेंथ, यूज़फुलनेस, वैल्यू। और इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फॉल्ट है, डेफिशिएंसी है, फ्लो है, डीमेरिट है ना। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? पार्ट्स ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं। यूजफुल वर्च्यू, वर्च्यू मतलब नाउन हो गया, एडजेक्टिव जो है वो इसकी विशेषता बता रहा है। आर्टिकल भी आपके नाउन के लिए ही आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है। एवोल्यूशन, TION लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली नाउन है। और एवोल्यूशन का मतलब होता है जो हम लोग विद टाइम, जब हम लोग विकसित हो रहे हैं, विद टाइम जो हम लोग में बदलाव आ रहा है ना। जैसे आप यहाँ इस पिक्चर से देखेंगे, तो हम पहले इस फॉर्म से लेके अब हम इस फॉर्म में आ गए हैं, तो ये हमारा एवोल्यूशन है। और ये एक दिन में नहीं हुआ, ये ग्रेजुअल चेंज जो होता है, जो ग्रेजुअल ग्रोथ होती है, जो हम धीरे धीरे चेंज हो रहे होते हैं, वो हमारा एवोल्यूशन होता है। सो एवोल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत क्या होता है? जो हमारे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे फिजिकल गुण हैं, वो क्या हो जाते हैं? ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिएचर चेंज ओवर टाइम। वही जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो विद टाइम आपकी क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। पहले इस स्टेज से हम लोग इस स्टेज में आए, फिर इस स्टेज में आए, ये, और अभी तो और भी एक नया स्टेज हो रहा है ना, आप देख रही होंगे। सो न्यू टाइप्स ऑफ क्रिएचर डेवलप एंड अदर डिसअपियर। तो ये टाइप का क्रिएचर क्रिएट हो गया और ये आपका डिसअपियर हो गया। सो दिस इज योर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब जो हम विकास कर रहे हैं विद टाइम, जो हम विकसित हो रहे हैं, जो हम ग्रो कर रहे हैं। सो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, एडवांसमेंट, एमरजेंस। जैसे वी वॉच्ड, हमने देखी एक डॉक्यूमेंट्री अबाउट द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 मिलियन ईयर्स में ह्यूमन कैसे विकसित हुए हैं, उसके ऊपर हमने डॉक्यूमेंट्री देखी। डन है, आगे देखें। एक सेकेंड, क्या हो गया? हाँ, आगे चलिए। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फॉल्कलोर। फॉल्कलोर का फॉल्कलोर, इसका मतलब जो हमारे घर में जो हमें नानियाँ दादियाँ जो हमें कहानियाँ सुनाती हैं, वो हो जाता है हमारा घरेलू कथा कहानी। फॉल्कलोर का मतलब क्या होता है? जो हमारे घर में आप देखोगे हर किसी के घर में कुछ कुछ ट्रेडिशनल कहानियाँ चलती आ रही हैं कि हमें ये काम इस दिन नहीं करना चाहिए, या हमें ये नहीं खाना चाहिए, या जैसे हमारे यहाँ पे बहुतों के यहाँ पे भी होता होगा कि केक नहीं काटना चाहिए। हम लोग के यहाँ पे केक नहीं सहता है। तो ये सब हम अपने अपने उसमें कम्युनिटीज़ में, फैमिलीज़ में, सबकी अपनी अपनी स्टोरीज़ होती हैं। तो वो उनकी जो घरेलू कथा कहानियाँ होती हैं वो हमारी फॉल्कलोर हो जाती हैं। द ट्रेडिशनल स्टोरीज़, कस्टम्स, जो रीति रिवाज होते हैं, जो हैबिट्स होते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी और नेशन।
जैसे हर बुक्स आर ऑफन बेस्ड ऑन फॉल्कलोर एंड फेरी टेल्स। तो जो उसकी किताबें हैं ना वो अक्सर किस चीज़ पर आधारित होती हैं, जो हमारे जो घरेलू किस्से कहानियाँ होती हैं और जो परियों की कहानियाँ होती हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अच्छा, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप नहीं पहचान पाए होंगे तो कैसे नहीं पहचानेंगे? क्या है ये? स्टोरीज की बात कर रहा है। स्टोरीज क्या होता है? नाउन है, तो ये भी नाउन हो गया हमारा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? स्टिंकी। स्टिंकी का मतलब होता है जब कोई चीज़ बदबूदार है ना, स्टिंकी। जब कोई चीज़ बहुत बदबू कर रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टिंकी। कोई चीज़ बदबू कर रही है यानी किसी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा, योर फीट स्टिंक। ओहो, जैसे आप अगर आपने अपने सॉक्स को वॉश नहीं किया हो, अगर आप उसे रेगुलरली बार बार पहन रहे हैं तो फिर आपके वो पैरों में स्मेल आ जाती है, या किसी किसी की बॉडी भी बहुत गंदी स्मेल करती है। सो योर फीट स्टिंक का मतलब तुम्हारे पैर महक रहे हैं, तुम्हारे पैरों से गंदी बदबू आ रही है। बदबू तो खुद ही गंदी होती है, तो बदबू आ रही है। गंदी एंड बदबू ये तो अपने आप में सुपरफ्लुअस हो गया। सो बदबू आ रही है ना? हाँ। सो स्टिंकी मतलब बदबूदार। सो हैविंग ए स्ट्रॉन्ग और अनप्लीजेंट स्मेल। तो इसमें ना जैसे अनप्लीजेंट स्मेल है, अब जैसे जनरली जैसे खाना भी खराब हो जाता है, कोई फ्रूट खराब हो जाता है तो वो भी गंदा महकता है, तो ये ना आपकी जो रोटन होता है, रोटन मीन्स खराब है, ये उसको भी बता देता है, ये उसका भी सिनोनिम बन जाता है। तो वो चीज़ कैसी है? इल स्मेलिंग है, मतलब बहुत गंदी स्मेल कर रही है, मेलोड्रस है, रेंसिड है, फाउल है, बहुत अनप्लीजेंट स्मेल है उसकी। और एंटोनिम क्या होगा? आय हाय हाय क्या मस्त है, क्या क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। सो खुशबू बढ़िया। स्वीट है, फ्रेगरेंट, एरोमेटिक, परफ्यूम्ड। और मैंने बोला तुम्हारे पैर महक रहे हैं, मतलब तुम्हारे पैर में से बहुत गंदी बदबू आ रही है। सो गंदी बदबू समझ में आ गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? वेरी, WARY। इसका मतलब होता है जब कोई इंसान होशियार है, चौकन्ना है, समझदार है, तो इसको स्पेशली चौकन्ने वाले सेंस में देखते हैं हम लोग। तो इंसान की चीज़ बता दी, या कोई जानवर भी चौकन्ना हो सकता है। सो WARY का मतलब होता है जब आप बहुत सावधान हैं, जैसे अगर आप किसी स्ट्रेंज प्लेस पे जा रहे हैं तो आप बहुत केयरफुल होते हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, किससे क्या बात करनी है। सो मतलब चौकन्ने के सेंस में दिखाता है। अगर आपको लग रहा है कि चोरी होने की संभावना है तो आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं कि मेरे को जगे रहना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट वाले सेंस में आ जाता है। होशियार ना एक वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है कि जैसे कोई अगर मेंटली बहुत स्ट्रांग, मेंटली बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट होता है वो भी होशियार होगा, तो आपको फिर ऐसा वाला कंफ्यूजन ना हो होशियार से। तो इसको आपको याद रखना है। वेरी का मतलब होता है जब चौकन्ने आप होते हो, जब आप बहुत कॉशियस होते हो, जब आप बहुत अलर्ट होते हो। याद रखना है अलर्ट से इसको। तो केयरफुल बिकॉज यू डू नॉट कंप्लीटली ट्रस्ट समवन और समथिंग, और यू आर नॉट सर्टेन अबाउट समथिंग। तो आप कैसे हो? आप चौकन्ने हो। क्यों? क्योंकि आप उस चीज़ पे या उस इंसान पर आप कंप्लीटली भरोसा नहीं करते हो, या फिर आप सर्टेन नहीं हो, आपको लग रहा है कुछ भी हो सकता है। तो आप सावधान हो, कॉशियस हो, केयरफुल हो, अवेयर हो, जागरूक हो, आप अलर्ट हो, सरकमस्पेक्ट एंड गार्डेड। और एंटोनिम क्या होंगे? एकदम मस्त हो, फ्री हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, केयरलेस हो, एकदम केयरलेस हो आप, है ना? अनमाइंडफुल हो, हीडलेस। आपको पता है हीड का मतलब होता है केयर, HEED का मतलब होता है केयर। सो अगर हम इसका सिनोनिम बनाना चाहें तो सिनोनिम हमारा बन जाएगा हीडफुल। हीडफुल का मतलब केयरफुल, और हीडलेस का मतलब केयरलेस, अनगार्डेड, कोई मतलब नहीं है, जो होगा हो जाएगा। सो मेरी माँ जो है वो हमेशा क्या बोलती हैं, क्या पढ़ाती हैं कि मुझे क्या रहना होगा, जो स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबियों से कैसा रहना होगा? सावधान, सावधान रहना होगा, चौकन्ना रहना होगा। सो माई मदर ऑलवेज टीचेस टू बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स। तो अजनबियों से हमेशा सावधान रहने के लिए मेरी माँ बोलती हैं। टर्न है यहाँ पे। क्या तकलीफ हो रही है? अच्छा, नेक्स्ट वर्ड करें। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ल्यूकवार्म। ल्यूकवार्म आपने वाटर सुना होगा, गुनगुना पानी दे दीजिए हमें। हमारा गला थोड़ा सा खराब है तो हमें थोड़ा गुनगुना पानी दे दीजिए। गुनगुना पानी, गुनगुना आप सुनते हैं, है ना? लेकिन हम इसको किसी का रिएक्शन भी तो गुनगुना हो सकता है ना। कहोगे मैम गुनगुना रिएक्शन कैसा होता है? मतलब कोई ज़्यादा उसने जोश नहीं दिखाया, आप आए एकदम मस्त एनर्जी के भरे हुए, आज तो मैंने बढ़िया सी खबर सुनानी है,
और खबर सुन के उनका जो रिएक्शन था बड़ा ल्यूक वार्म था, मतलब खास कुछ इंटरेस्टेड नहीं थे वो लोग, उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे कभी कभी होता है कि हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि मम्मी को जाके कुछ बात बताएंगे, और उधर जाके घर में जाके मम्मी को बताते हैं और वो देखते हैं वो अपने काम में बिजी हैं, उन्होंने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया। तो उनका रिएक्शन कैसा था? ल्यूक वार्म था। तो रिएक्शन भी कैसा हो सकता है? ल्यूक वार्म। रिएक्शन ल्यूक वार्म यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। उदासीन का मतलब यही हो जाता है कि जब आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, यू आर इनडिफरेंट, नॉट एंथुजियास्टिक और इंटरेस्टेड। सो अनइंटरेस्टेड है, कोल्ड है, अनकंसर्न्ड है। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसके एंटोनिम में ओ वाओ, एक्साइटेड हो गए आप, मस्त जोश में आ गए, ईगर हो गए, होल हार्टेडली पूरे दिल से आप बात को सुन रहे हैं, तो जो उसका रिस्पॉन्स था वो ल्यूक वार्म था। सपोज करो आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, और लेकिन उसका जो रिएक्शन था वो ल्यूक वार्म था, मतलब खास उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो कि ठीक है, हाँ चल ठीक है, बाद में देखेंगे। तो रिएक्शन कैसा था? ल्यूक वार्म था। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो गया। ल्यूक वार्म को अगर हम बता रहे हैं, रिएक्शन हो गया, बिहेवियर हो गया, तो इसका मतलब वो कुछ ज़्यादा खास नहीं था, वो नॉर्मल था, अनइंटरेस्टेड था, कोल्ड था। तो और इसका ऑपोजिट हो गया एकदम मस्त एक्साइटेड हो जाना, एकदम एक्साइटेड हो गए आप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है किसी चीज़ का होना। ट्रांसपायर मतलब किसी चीज़ का होना। होना पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया। सो अकर, टेक प्लेस और हैपन। तो अ लॉट हैज़ ट्रांसपायर्ड सिंस यू लेफ्ट मी। ओ हो। तो उस लड़की का जो रिएक्शन था वो ल्यूक वार्म इसीलिए था क्योंकि जब से तुम उसे छोड़ के गए हो ना, तब से बहुत कुछ हो चुका है उसकी ज़िंदगी में। हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, तुम छोड़ के गए क्योंकि तुम गए थे जॉब करने, पैसे कमाने के लिए। तुमने सोचा कि एक मस्त सी जॉब लेके आऊँगा, मस्त पैसा गाड़ी लेके आऊँगा, तो ये लड़की मेरी बात मान लेगी। लेकिन भाई इतनी देर में आप आए, 5-6 साल में, तब तक तो उसकी शादी वादी भी हो गई। तो अब वो कह रही है कि बहुत कुछ हो चुका है जब से तुम मुझे छोड़ के गए हो, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अरे बउआ। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इनवेरिएबली। इनवेरिएबली का मतलब होता है अक्सर। अक्सर ऐसा होता ही है। तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप उसे छोड़ के चले जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, फिर उसका रिएक्शन जो होगा वो ल्यूक वार्म होगा। सो इनवेरिएबली things happen like this. So in every case or in every occasion, so always, every time, usually, अक्सर, often, all the time. सो इसका एंटोनिम क्या होगा? कभी नहीं होता ऐसा, मेरी लड़की मेरा इंतज़ार करेगी, देख लेना भाई। रेयरली, मुश्किल से, सेल्डम, कभी कभार, ओकेजनली, शायद, किसी अवसर पर। तो डोंट वरी, चिंता मत करो, ये जो ट्रेन है ना ये अक्सर लेट ही आती है। ओहो हो। तो ऐसा होता है ना, घर पे जब हम लोग को कहीं जाना होता है तो घर वाले कहते हैं भागो भागो भाई, लेट हो रहा है, ट्रेन चली जाएगी, ये वो फलाना ढिमकाना, और हम लोग चेक कर रहे हैं और वो ट्रेन का तो भाई रिकॉर्ड ही है लेट आने का। तो चिंता नहीं करो भाई, वो ट्रेन अक्सर लेट ही आती है, उसका कुछ नहीं हो सकता है। लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर ये थोड़ा एक्सप्लॉइट के सेंस में भी चला जाता है जब आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सो लेवरेज मीन्स टू यूज़ समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग न्यू और बेटर। है ना? सो आप उस चीज़ का इस्तेमाल करना, जैसे आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं किस लिए? आप पढ़ाई करने के लिए। इससे क्या होगा कि आप कुछ नया, कुछ बेटर आप अचीव कर सकते हैं। सो आप उसको लेवरेज कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट। बट कभी कभी हम लोग एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं तो वो हमारा एक्सप्लॉइट हो जाता है, ठीक है? या उस चीज़ को आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसका? वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। वी कैन गेन अ मार्केट एडवांटेज बाय लेवरेजिंग आर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। अब देखो, वी कैन गेन अ मार्केट एडवांटेज, तो हम मार्केट का फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे? बाय क्या हुआ? प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद वर्ब आता है तो आईएनजी फॉर्म में आता है ना? सो हमने बाय यूजिंग, लेवरेजिंग का मतलब बाय यूजिंग आर नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स। तो जो हमारे पार्टनर्स का जो नेटवर्क है, मतलब हमारा मार्केट में लोगों के साथ में एक अच्छा रिलेशन है, हमारे बहुत सारे, एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो रखा है, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करके हम मार्केट में अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। लेवरेज का मतलब समझ में आ गया? किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? इंस्ट्रूमेंटल। आप लोग जानते होंगे ये आपका इंस्ट्रूमेंट्स तो ठीक ही है, बट अगर हम जैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे देखो
ही प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन क्रिएटिंग द कंपनी। अब आप कहोगे मैम क्या मतलब हुआ इस शब्द का, बाकी तो हमें सब समझ में आ गया कि अगर ये होता कि ही प्लेड अ रोल इन क्रिएटिंग द कंपनी, कंपनी को क्रिएट करने में उसने एक रोल, एक भूमिका निभाई थी। बट ये शब्द इंस्ट्रूमेंटल हमें कंफ्यूज कर रहा है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट, इंस्ट्रूमेंटल का मतलब हो जाता है इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले कर रहे हैं, दैट मीन्स आप एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर एनीथिंग, अगर वो इंस्ट्रूमेंटल है आपके लिए, दैट मीन्स वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सामान है, कोई मीन्स, कोई एजेंट या कोई टूल। सो सिनोनिम्स क्या होगा इसके? एसेंशियल, फंडामेंटल, नेसेसरी, प्रेसिंग का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? वो ट्रिवियल है, वो ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। माइनर, अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे इसका सिनोनिम मेजर हो जाएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, इसका सिनोनिम सिग्निफिकेंट हो जाएगा। आप देख सकते हैं उसने प्ले किया कैसा रोल? एक इंस्ट्रूमेंटल रोल। रोल को बता दिया, रोल को मॉडिफाई कर दिया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? इसका एडजेक्टिव है। इंस्ट्रूमेंटल रोल का मतलब क्या हो जाता है? एसेंशियल, इम्पॉर्टेंट, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी। डन। नेक्स्ट देखें। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है? TION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। हस्तक्षेप का मतलब क्या हुआ? किसी भी चीज़ के बीच में इंटरफेयर करना। सो इंटरवेंशन भी वही हो जाएगा, द एक्शन और प्रोसेस ऑफ इंटरवीनिंग। तो आप इंटरवीन से याद रखेंगे, इंटरवीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, आप उसके बीच में आ रहे हैं। सो आप इंटरफेरेंस हो गया, आपका मीडिएशन हो गया, है ना, मीडिएटर का जो काम करते हैं, बीच में आप बीच बिचौलिया बन रहे हैं, इन्वॉल्व हो रहे हैं आप उसमें। और कॉन्सिलिएशन का मतलब होता है समझौता करवाना, नेगोशिएशन करवाना, शांति बनाना। So the verbal fight was so ugly, so her friends decided it was time for an intervention. Okay, suppose करो हर फ्रेंड्स दिया हुआ है, तो मान लेते हैं लड़की है, तो एक लड़की किसी से लड़ रही है। अब वो फाइट इतनी ज़्यादा अगली हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी थी कि अब उसके दोस्तों ने डिसाइड किया कि भाई अब बात बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो अब टाइम आ चुका है हमारा हस्तक्षेप करने का, कि अब हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। नहीं तो अभी तो वर्बल फाइट हो रही है, फिर कब फिजिकल में कन्वर्ट हो जाएगी पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कंसिस्टेंटली। कंसिस्टेंटली का एक मीनिंग तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। कंसिस्टेंटली मतलब लगातार, ऐसी कोई चीज़ जो कंसिस्टेंटली हो रही है, इसका मतलब वो लगातार हो रही है, कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है, कॉन्टिन्यूअस वो चल रही है। तो ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडवर्ब हो गया। इन अ वे, इस तरीके से जो कभी बदल ना रही हो, है ना। बट इसका एक और मीनिंग होता है, अगर आप जैसे यहाँ पे देखेंगे, शी डिडंट बिहेव कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन। अब इस कंसिस्टेंटली से, अगर कंसिस्टेंटली मतलब मैम लगातार आपने बोला था, हमेशा एक जैसा बोला था, तो ये फिर यहाँ पे कैसा हो रहा है? तो अब देखो ये समझ में आएगा। शी डिडंट बिहेव कंसिस्टेंटली टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन मतलब वो अपने बच्चों के साथ में एक जैसा व्यवहार नहीं करती है, उनके साथ में क्या करती है? पक्षपात करती है। तो कंसिस्टेंटली मतलब एक फेयर तरीका भी हो गया। शी डिडंट बिहेव लिखा है तो मतलब ये नेगेटिव हो गया, वो नहीं करती है। एक आप बहुत फेयर बिहेव करते हैं, एक जो एक्चुअली में सबके लिए समान है, वैसा हो गया। इम्पार्शियल है, कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, बट पार्शियल का मतलब पक्षपात हो गया, यू आर बायस्ड। तो वो अपने सारे बच्चों के प्रति में जो है वो आपका समान बिहेव नहीं करती है, उनके साथ में क्या है? उसका पक्षपात करती है। तो कंसिस्टेंटली का जो दूसरा मीनिंग था, ये मुझे आपको आज समझाना था। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया। परपेचुअल, परपेचुअल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो लगातार आपका हो रही है। सो परपेचुअल का मतलब हुआ लगातार, कॉन्टिन्यूअस, वो चीज़ बराबर हुए जा रही है। जैसे बारिश है, अगर वो लगातार हो रही है, बिना रुके वो काम हुए जा रहा है, तो वो परपेचुअल हो जाता है ना। और हैपनिंग ऑल द टाइम, या फिर वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो एक्शन बार बार रिपीट हो रहा है,
बार बार हो रहा है वो काम। सो परपेचुअल मतलब एक रिपीटेड एक्शन भी हो सकता है, या वो कॉन्टिन्यूइंग फॉर एवर, बार बार वो चीज़ हो रही है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कॉन्टिन्यूअस है, एवर लास्टिंग है ना, एंडलेस है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, नेवर एंडिंग है। और एंटोनिम्स में क्या होगा? वो चीज़ टेम्पररी है। अगर ये चीज़ परमानेंट है, लगातार हो रही है, तो ये परमानेंट हो गया इसका सिनोनिम परपेचुअल का। तो एंटोनिम क्या हो गया? टेम्पररी है, शॉर्ट लिव्ड है। अब ये एवर आपका एवर लास्टिंग है, तो ये शॉर्ट लिव्ड हो गया। एवर लास्टिंग मतलब कोई चीज़ जो हमेशा ही रह रही है। ब्रीफ का मतलब छोटी है, कुछ समय के लिए है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। जैसे आई कांट टॉलरेट दिस परपेचुअल नॉइस ऑफ ट्रैफिक। अब जैसे कि ना आपका जो घर है वो मेन रोड के पास में ही है, तो आप जानते ही हैं आप कितना इरिटेट होते होंगे, क्योंकि आपको बार बार वो शोर सुनाई देते रहता है पूरे टाइम भर। आप कह रहे हैं कि अब मैं इस लगातार शोर को ना और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। डन हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनवाइस। वाइस का मतलब ये आपको पता है समझदार, समझदार। तो अनवाइस का मतलब क्या होगा? इंटेलिजेंट नहीं होना। वाइस का मतलब इंटेलिजेंट होता है, तो अनवाइस का मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। आप कोई भी काम कर रहे हैं वो जल्दबाजी में हो सकता है, बिना ध्यान दिए हो सकता है ना, मूर्खता से हो सकता है। सो आपका अनवाइस मीन्स आप समझदार नहीं हैं, आप ढंग से काम नहीं किए सोच समझ के। सो आपका क्या हुआ? नॉट शोइंग गुड जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर सिचुएशन। तो उस सिचुएशन की जो आपने अच्छे से अंडरस्टैंडिंग या जजमेंट नहीं दिखाया। तो अगर सपोज करो बारिश हो रही है और फिर भी आप अपनी गाड़ी को तेज चला रहे हो, तो ये आपका एक अनवाइज डिसीजन है, ये आपका एक समझदारी भरा डिसीजन नहीं है। समझदार, समझदार एक इंसान की विशेषता हो गई, तो ये एडजेक्टिव हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो सिली है ना, मिस्टेक आप कर रहे हो। इनसेन का मतलब पागल हो गया, आप गलत कर रहे हो। इनकॉशियस मतलब आप अवेयर नहीं हो, आप हीडलेस हो, है ना। वाइस तो इसका ऑपोजिट एकदम थॉटफुल होना, सोच समझ कर आप काम कर रहे हैं, सेंसिबल हैं। सेन, जैसे इनसेन का मतलब होता है पागल। आर यू इनसेन, आर यू मैड, जैसे हम बोलते हैं ना आर यू मैड, तो मैड का ही हो जाता है इनसेन, मतलब पागल हो गया, आपने सोच समझ के काम नहीं किया। और इसका आपका एंटोनिम हो जाता है सेन। सेन का मतलब सोच समझ कर। सो इट वुड बी अनवाइज टू एक्सपेक्ट टू मच। डेफिनेटली। तो अगर आप किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तो फिर आपका समझदारी भरा काम है। एक्सपेक्टेशंस तो आपको रखनी ही नहीं है। सो इट वुड बी अनवाइज टू एक्सपेक्ट टू मच। तो ये तो बहुत आपकी बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप किसी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अपने आप से भी ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, हमें क्या पता कल क्या हो जाए। सो इट्स बेटर टू डू वर्क, है ना। सो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फेटल। और हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना हानिकारक हो सकता है, घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, ये भी याद रख सकते हो आप। सो फेटल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, एकदम जान लेने वाली है, वो चीज़ एकदम घातक है, बहुत खतरनाक है। तो एक्सपेक्टेशंस भी उसी कैटेगरी में आती हैं। सो घातक है वो चीज़, कॉजिंग डेथ, मौत पैदा कर सकती है। और सच बात है ना, आपने किससे उम्मीद रखी, आप उस उम्मीद में काम किए जा रहे हैं, आपको है कि हाँ ये इंसान भी मेरे से प्यार करता है, या जो भी वट एवर इट इज़। बट एक दिन आपको पता चलता है ये तो सब कुछ अपोजिट है, तो वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है ना। तो एक्सपेक्टेशंस, यस, एक्सपेक्टेशंस, definitely expectations are fatal. So, or they are leading to a failure or disaster. सो वो चीज़ बहुत घातक है, जानलेवा है, डेडली है, लीथल है, डिजास्ट्रस है, डिस्ट्रक्टिव है। सिनोनिम्स हेल्दी हो जाएगा, नो एक्सपेक्टेशंस, तो आप बहुत हेल्दी रहने वाले हो। एकदम बेनिफिशियल चीज़ यही है कि आप किसी से कोई उम्मीद ना करें, लकी है, फॉर्चुनेट है। सो योर फेटल फ्लॉ इज़ दैट यू आर टू ट्रस्टिंग। हाँ बिल्कुल। सो आपका जो जानलेवा गलती है, फ्लॉ का मतलब हुआ मिस्टेक, जो आपकी जानलेवा मिस्टेक है ना, जो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है ना, वो ये है कि आप लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। ये बात तो एकदम सच है। आपकी जो गलती है वो जानलेवा है, तो गलती जानलेवा हो गई, यानी गलती को बता रहा है, तो फेटल का भी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया? एडजेक्टिव।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेनल्टी मेट। पेनल्टी मेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट, है ना, जो चीज़ आपकी सेकंड लास्ट है वो हमारी पेनल्टी मेट हो जाती है। तो ये हो जाता है हमारा सेकंड लास्ट। तो अगर यहाँ पे कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं तो वो, जैसे आप लोग जानते हैं ना, जब आप सेंटेंस को रीअरेंज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये बैंक में जनरली पूछा जाता है कि विच इज़ द पेनल्टी मेट स्टेप, या जैसे वहाँ पे ABCD करके आपको दिया हुआ है तो इसमें से पूछेगा कि विच वन ऑफ देम इज द पेनल्टी मेट। पेनल्टी मेट का मतलब सेकंड लास्ट कौन है आफ्टर योर अरेंजमेंट, तो पेनल्टी मेट का मतलब हो जाता है सेकंड लास्ट। सो दिस इज द पेनल्टी मेट चैप्टर ऑफ अ बुक। तो इस किताब का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है। डन है, पेनल्टी मेट चैप्टर हो गया। तो चैप्टर की विशेषता बता रहा है, अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्सीड। कॉन्सीड करना मतलब किसी की बात को स्वीकार करना। अब किसी की बात को स्वीकार किया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी इच्छा से किए हैं, तो इच्छा अनिच्छा जो भी है, बट आपने स्वीकार किया। हार को आपने एडमिट किया कि हाँ भाई हम हार गए हैं। सो एडमिट करना, उस बात को स्वीकार करना, या फिर आपने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया कि हाँ आप हार गए हैं ना। यील्ड करने का मतलब यहाँ पे गिव अप से है। एक यील्ड का मतलब प्रोड्यूस भी होता है, बट यील्ड जब वर्ब होता है तो उसका मतलब गिव अप होता है। और कॉन्सीड में आप देख रहे हैं स्वीकार करना है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। सो कॉन्सीड मीन्स टू एडमिट और एग्री, या फिर अपनी डिफीट है या कोई भी बात है उसको आपने अग्री कर लिया है, अग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, गिव अप कर दिया आपने, उस बात को अलाउ किया आपने। एंटोनिम क्या होगा, नहीं आप उस बात का खंडन कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो वो बोल रहा है आप उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। डिक्ट का मतलब होता है बोलना, और कॉन्ट्रा का मतलब हो गया ओपोजिट। तो वो इंसान जो बोल रहा है आप उसकी बात को अग्री नहीं कर रहे, आप उसके ओपोजिट बोल रहे हैं, तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया, आप फाइट कर रहे हैं। तो शी हैड टू कॉन्सीड दैट शी ओवर रिएक्टेड। ओके, उसको ये बात माननी पड़ेगी कि उसने उस सिचुएशन में ओवर रिएक्ट किया था। बहुत सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फैटल का मतलब हो गया है ऐसी कोई चीज़ जो जानलेवा है या वो बहुत बहुत तबाही पैदा कर देने वाली है। पेनल्टी मेट का मतलब सेकंड लास्ट हो गया, और कॉन्सीड का मतलब हो गया स्वीकार कर लेना, या फिर अपनी हार को आपने स्वीकार कर लिया, गिव अप कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पेंटअप। पेंटअप का मतलब होता है जैसे आपके इमोशंस वगैरह होते हैं, आपका गुस्सा है, खुशी है, कोई भी चीज़ है, अगर वो पेंटअप होती जा रही है, यानी वो मन के अंदर दबा रहे हो आप, और एक दिन आएगा जब कहते हैं ना कि आज इसका गुस्सा फूट गया, तो इसका मतलब मन में बहुत दिनों से गुस्सा भरा हुआ था, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है कि बंदा अब वो अपने अंदर रख ही नहीं पाता, वो एकदम पागल हो जाता है। तो पेंटअप का मतलब क्या हुआ, वो कलेक्ट हो रहा है, वो आपके बॉडी, जैसे कोई फ्रस्ट्रेशन है आपको किसी चीज़ से, अब आप एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हो, बट एक दिन ऐसा आएगा जब आप एकदम बर्स्ट हो जाओगे, है ना। सो पेंटअप का मतलब क्या होता है, दबा हुआ होना। सो जैसे हमारी फीलिंग्स वगैरह हैं, जब हम आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो पेंटअप हो जाती है, वो भर जाती है, वो पाइलअप हो जाती है, और एक दिन बर्स्ट हो जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिप्रेस कर रहे हैं, अपने मन के अंदर ही दाब ले रहे हैं हम उसे रिलीज़ नहीं कर रहे, कब कर दे रहे हैं उसको, हम स्टॉप कर दे रहे हैं। इनहिबिट करना, स्टॉप करना। और आपका पेंटअप होना मतलब आप उसको रोक रहे हो, मन के अंदर ही दबा रहे हो, लेकिन आप इसको एकदम रिलीज़ कर दिया आपने उसको, है ना, एक्सप्रेस कर दिया अनकंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो मन में आ रहा है आपने एक्सप्रेस कर दिया। तो शी हैड अ लॉट ऑफ पेंट अप एंगर टू रिलीज, तो उसके अंदर ना बहुत सारा मन में गुस्सा दबा हुआ है जो उसको बाहर आना है, तो उसके मन के अंदर में बहुत सारा गुस्सा दबा हुआ है। तो पेंटअप ये कंप्लीट मिलके हमारा एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे सिनोनिम में भी आपका रिप्रेस नहीं रखा, रिप्रेस्ड रखा है, तो ये आपका एक एडजेक्टिव की तरह फंक्शन करता है। कम इन हैंडी, ये एक आपका फ्रेज हो जाता है, एक साथ बोल देते हैं हम इसको। कम इन हैंडी का मतलब होता है वो चीज़ का आपका उपयोगी होना। जैसे कोई चीज़ है जो आज आपको लग रहा है कि नहीं आज ये फ़ायदेमंद नहीं है, बट फ्यूचर में तो कभी ना कभी वो उपयोगी हो सकती है, कभी ना कभी वो यूज़फुल हो सकती है। तो जैसे इन बोटल्स को ना रखिए, ये बोटल्स आपकी काम आ जाएंगी, जैसे बोलते हैं ना इसको फेंको मत, ये काम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कम इन हैंडी है, इसको फेंकना नहीं है। सो कीप दीज बोटल्स, दे माइट कम इन हैंडी, कभी ना कभी तो काम आ जाएंगे। स्पाइक,
अच्छा, स्पाइक से जस्ट अभी मेरे को एक चीज़ याद आई। आपको याद है मूवी आई थी एक, जिसमें जो लड़के थे उन्होंने अपने बालों में जेल लगा के ऐसे-ऐसे अपने बाल खड़े कर लेते थे। याद है वो वाला टाइम? जब इतने बड़े-बड़े यहाँ पे उसकी इतनी हाइट अपने आप इंक्रीज़ हो जाती थी क्योंकि उसने बाल एकदम पूरा सेट कर लिए, है ना? जेल लगा के। तो स्पाइक का मतलब वहीं से आप समझ सकते हो। आपने देखा है ना, वो स्पाइक बनाता था। आप लोग आप बताना, आप भी बनाते थे क्या स्पाइक उस टाइम पे? अब तो खैर इसका चलन नहीं है या अभी भी है। तो स्पाइक होता था जब बाल एकदम ऐसे खड़े कर लेते थे। तो स्पाइक में क्या हो गया, बाल खड़े हो गए यानी कि उस चीज़ में वो इंक्रीज़ हो गए, है ना? वैसे तो हमारे बाल ऐसे फ्लैट हैं। अब सोचो मैं अपने बाल ऐसे करके पूरा ऐसे खड़े कर लूँ, कितना गंदा लगेगा। तो वो ऐसे खड़े-खड़े दिखाई देंगे ना आपको, तो आप ऐसे करके याद रख सकते हो। वेरी ईज़ी, वेरी ईज़ी। स्पाइक का मतलब क्या हो गया, किसी चीज़, इसको हम वर्ब एंड नाउन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया किसी भी चीज़ में उछाल आना, किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ होना। अब चाहे वो इंक्रीज़ सडन है, उसके बाद भले ही वो डिक्रीज़ हो जाए, बट उस समय पे उस चीज़ में क्या आ गया है, जैसे जैसे आप देखते हैं बीमारियाँ एकदम से स्पाइक हो जाती है, सर्ज हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है ना? जब उसका एक सीज़न आता है तो वो हो जाता है हमारा इंक्रीज़। स्पाइक हो गई मतलब वो इंक्रीज़ हो गई, राइज़ हो गई टू अ हायर अमाउंट, प्राइस और लेवल। अब सिनोनिम्स तो राइज़ रहेगा, अपटिक हो गया, इंक्रीज़ हो गया, इंक्रीज़ हो गया, जंप। जंप आपको पता है ये वर्ब एंड नाउन दोनों होता है, एंड सर्ज का मतलब भी इंक्रीज़ होना, बढ़ जाना। सिर्फ अगर हम इसके एंटोनिम्स में देखें तो डिक्लाइन हो जाना, वो गिर गया, उसमें गिरावट आ गई है, डिक्रीज़ हो गया है, रिडक्शन हो गया है, फॉल हो गया है। सर्ज का अपोजिट फॉल ही हो जाएगा। तो ये समझ में आ गए। जैसे द सिटी हैज़ सीन अ स्पाइक इन डॉग बाइट केसेस रिसेंटली। तो अभी हाल फिलहाल में मतलब अचानक से क्या हो गया है कि जो डॉग बाइट केसेस हैं, जो कुत्ते जो काट ले रहे हैं, उनकी जो केसेस हैं उसमें स्पाइक आ गया है, मतलब वो नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं। सिटी क्या है, ये एक सब आपका एक सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो हमने यहाँ पे वर्ब कौन सी लगाई है, हैज़ लगाई है, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगाई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब भी हम लोग हैज़, हैव या हैड को हम जब भी हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये क्लियर है हमें? ठीक है। बाकी हैज़, हैव, हैड मेन वर्ब की तरह कहाँ काम करता है वो ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, नहीं देखी तो वो देख लेना। नेक्स्ट क्या है हमारा, मैसिव। मैसिव का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बहुत बड़ी है। अब वो साइज में बड़ी है, अमाउंट में बड़ी है, नंबर में बड़ी है, किसी भी चीज़ में है, बट वो बहुत बड़ी है, वेरी लार्ज इन साइज, अमाउंट और नंबर। सो सिनोनिम्स में देखें तो लार्ज है, ह्यूज, वास्ट, कोलोसल, एनॉर्मस, इमेंस। मतलब वो चीज़ क्या है, एक बड़ी है। कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई चिंता हो सकती है, मैसिव कंसर्न हो सकता है, मैसिव प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे यहाँ पे जो घर है वो बड़ा है, वो ह्यूज है, वो लार्ज है। तो ये इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है ये। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्मॉल है, लिटिल है, छोटा सा है, टाइनी है, ट्रिवियल है। जैसे कहते हैं यार तुम लोग कितनी छोटी छोटी बातों पे झगड़ा करते रहते हो, तो है ना, तो ट्रिवियल, ट्रिवियल का मतलब बहुत छोटी छोटी बात है। यहाँ पे समझ में आ गया। तो उनका जो हाउस है वो कैसा है, मैसिव है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, सुओ मोटो कॉग्निजेंस। सुओ मोटो का मतलब क्या होता है, सुओ मोटो का मतलब हो जाता है जब आपकी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो उस केस को खुद ही उसको अपना उसमें ले लेते हैं, एक्शन में ले लेते हैं। तो सुओ मोटो का मतलब होता है ये स्पेशली सुओ मोटो का होता है ओन इट्स ओन मोशन। मतलब हम जो कोर्ट है उसने खुद ही उसके ऊपर कार्रवाई की। अब उसमें किसी थर्ड पार्टी ने अगर उसमें केस नहीं किया, बट कोर्ट को लगा कि ये प्रॉब्लम है, तो कोर्ट वहाँ पे खुद ही उसको अपने एक्शन में ले लेगा। अगर हम सेपरेट कॉग्निजेंस का मतलब बात करें तो कॉग्निजेंस का ही मतलब हो जाता है अवेयर, उस बात को अपनी नॉलेज में लेना। तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस का मतलब पूरे का हो जाता है कि जब कोर्ट ने खुद ही उस बात को अपनी नॉलेज में ले लिया। जैसे कोर्ट के पास में केस जाता है ना, आपका एक पर्सन है जो आपका प्रोसिक्यूट है, एक डिफेंडेंट है, तो इस तरीके से केस कोर्ट में जाता है। बट सुओ मोटो कॉग्निजेंस में क्या हुआ, कोई आपका प्रोसिक्यूटर नहीं है, वो कोर्ट ही उसमें कह रहा है कि हाँ जैसे कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया या कोई जैसे दिल्ली में पॉपुलेशन पॉल्यूशन वगैरह हो गया, ऐसे केसेस हैं, तो इस तरीके के केसेस को कोर्ट खुद ही अपने संज्ञान में ले लेता है, तो वो सुओ मोटो हो जाता है।
जैसे अब यहाँ पे देखो इसको एक्सप्लेन क्या हुआ, एन एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट एजेंसी, कोर्ट और अदर सेंट्रल अथॉरिटी ऑन देयर ओन अंडरस्टैंडिंग विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय द पार्टीज इन्वॉल्व। मतलब उसको कोई भी आपका प्रोसिक्यूटर नहीं है, उसको खुद ही कोर्ट ने मतलब जनरली कोर्ट की बात करते हैं, उन्होंने अपने संज्ञान में ले लिया है कि ये प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कार्यवाही होने की ज़रूरत है। डन हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, मैनेस। मैनेस का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है खतरा। तो डेंजर है, खतरा है, सो पैरिल, रिस्क, हजार्ड, जियोपार्डी। अब खतरा है तो इसका एंटोनिम क्या होगा, सुरक्षा हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, वार्ड हो गया, शील्ड हो गया, गार्ड हो गया। जैसे ड्रंक ड्राइवर्स मतलब वो ड्राइवर जो पिए हुए होते हैं, वो हर किसी के लिए क्या होते हैं, खतरा होते हैं। तो जो पिए हुए ड्राइवर्स होते हैं, ड्रंक यहाँ पे क्या है आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना। तो वैसे वर्ब भी होता है, बट ये यहाँ पे नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। कैसे ड्राइवर, पिए हुए ड्राइवर्स जो हैं वो हर किसी के लिए क्या है, मेनेस हैं, खतरा है। अगेन ये क्या हो गया, आप आर्टिकल के बाद में आप इसको पहचान सकते हो। देखो यहाँ फिर देखोगे तो ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद ये दूसरा नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो ये क्या है, ये अपने आप में नाउन है, आप ऐसे पहचान लोगे। अच्छा, ये वर्ब की तरह भी काम करता है, बट हमने यहाँ पे इसको नाउन की तरह रखा है। नेक्स्ट है हमारा ओपाइन। बहुत आसान है। ओपिनियन आपने शब्द सुना है, राय है ना, मेरी ओपिनियन ये है, मेरी ओपिनियन ये है। तो ओपिनियन मतलब मेरा विचार ये है, मेरी राय ये है। तो ओपिनियन क्या है, नाउन है। ओपिनियन क्या है, नाउन है। अगर हम ओपिनियन का ही वर्ब फॉर्म बनाएंगे तो ओपिनियन का वर्ब फॉर्म बन जाएगा ओपाइन। ओपिनियन का वर्ब फॉर्म बन जाएगा ओपाइन। इससे आसान और क्या हो सकता है उसको लर्न करना। ओपिनियन हम लोग बोलते हैं, मेरी ओपिनियन में तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, मतलब मेरी राय में तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट ओपाइन का मतलब क्या हो गया, मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब टू से, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपने ओपिनियन को कहना। सो से हो गया, पुट फॉरवर्ड मतलब वही बोलना हो गया, अपनी बात को बोलना, रिफ्लेक्ट करना, कमेंट करना, रिमार्क करना, ठीक है। और एंटोनिम में चुप रहना, ओपिनियन नहीं दे रहे हो आप, है ना। तो जैसे यू हैव द ओपिनियन, यू हैव द ऑप्शन टू ओपाइन अबाउट इट और कीप योर माउथ शट। ओहो हो, ये तो बड़ा हार्श हो गया। तो तुम्हारे पास में ऑप्शन है, या तो तुम इस चीज़ के बारे में बोल सकते हो या फिर अपना मुंह बंद रख सकते हो। जैसे बोलते हैं ना, तो या तो अपना मुंह बंद रखो या फिर इसके बारे में बात करो, बकवास मत करो, बोलते हैं ना। या तो इसका सॉल्यूशन दो या फिर अपना मुंह बंद रखो। तो प्लीज कीप योर माउथ शट। ओ गॉड, it's a very harsh word. So opine is the verb form of your opinion. So it's a very easy thing to remember, don't get confused. ओपाइन को ओपिनियन, ओपिनियन ओपाइन, ओपाइन ओपिनियन, ओपिनियन ओपाइन, ऐसे करके रिलेट करोगे, लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, क्रूशियल। जैसे कहते हैं ना, ये क्रूशियल मैटर है, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं क्रूशियल काम कर रहा हूँ। क्रूशियल मतलब एक महत्वपूर्ण, एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और नेसेसरी। नेसेसरी की स्पेलिंग को ध्यान रखना है, सी आपका सिंगल आता है, एस डबल आता है। जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सी को लेके। देखो जहाँ भी लेटर आपके डबल हो रहे होते हैं, या जहाँ हम डबल लगा रहे होते हैं, या जहाँ सिंगल आना चाहिए डबल लगा रहे हैं, डबल आना चाहिए हम सिंगल लगा रहे हैं, ऐसी चीज़ों पे बहुत फोकस करना चाहिए। ये एक हमारा वीक एरिया होता है, यहाँ मिस्टेक हाई होती है। सो नेसेसरी में सिंगल सी आता है, NECSSARY। सो क्रूशियल चीज़ है, मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेजर है, की रोल मतलब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्रिटिकल है। वाइटल का मतलब इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़, एसेंशियल है, नेसेसरी है। एंटोनिम्स में देखोगे तो अगेन वो चीज़ ट्रिवियल है, अनइम्पॉर्टेंट है, माइनर है, इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब है वो चीज़ इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे वाटर क्या है, हमारे सर्वाइवल के लिए क्रूशियल है। वाटर जो है हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह सकते। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम इसको एक कंप्लीट फ्रेज की तरह यूज कर रहे हैं, तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हो जाएगा, इम्यूनिटी मतलब ताकत हो गया। तो अब पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है, वो शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जो हमें किसी दवाई वगैरह से मिल जाती है ना।
तो जैसे हम लोग कोई मेडिसिन्स वगैरह कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी को जैसे हमने बीमारी होती है हमें कोई, तो हम मेडिसिन खाते हैं ना, तो उससे क्या होता है वो जो भी वो बैक्टीरिया है, माइक्रोवेव है, वो मर जाता है, तो हमारी बॉडी में वो पैसिव इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है। क्योंकि हमें मेडिसिन इसीलिए खानी पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी उस समय पे कमज़ोर होती है खुद की इम्यूनिटी क्रिएट करने में, तो इसीलिए हमें एक्सटर्नल इम्यूनिटी अपनी बॉडी को देनी पड़ रही है। So short-term immunity, which results from the introduction of antibodies from other person or animal। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोफिलैक्सिस। प्रोफिलैक्सिस का मतलब आपने सुना होगा, ये टर्म न्यू आपको दिख रहा होगा, बट ये टर्म न्यू है, मीनिंग इसका पुराना ही है। क्या होता है? किसी भी चीज़ का आपको जो ट्रीटमेंट जो हम करते हैं, है ना, ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिसीज, मतलब प्रिवेंशन हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। सो प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है? उसको जो उपचार है, उपचार है ना, ट्रीटमेंट जो है, जो एक्शन लिया गया है उस बीमारी को रोकने के लिए, तो जो प्रिवेंशन हम कर रहे हैं। आपको पता है ना, प्रिवेंट आपका वर्ब होता है, प्रिवेंट का मतलब किसी चीज़ को रोकथाम करना, और प्रिवेंशन का मतलब रोकथाम हो गया। सो प्रोफिलैक्सिस का मतलब भी रोकथाम है। किसी चीज़ को आप एक्शन ले रहे हैं, आप जैसे अब सपोज करो कि अभी आपका अक्टूबर वाले टाइम पे दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा सर्ज हो जाता है बैक्टीरियल के, उसका वायरल हो जाता है ना, कौन सा वाला होता है वो, डेंगू वाला, जो फ्लू जो फ्लू होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? जैसे जो जहाँ पे वाटर आपका कलेक्ट हो जाता है उन प्लेसेस को क्लीन रखा जाए, ऐसा कोई गंदा एरिया ना हो जहाँ पे मच्छर पैदा हो सके। तो आप देखते हैं घर पर पे आके चेक करते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो रोकथाम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वो प्रिवेंशन कर रहे हैं, वो बचाव कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं, सेफ गार्ड कर रहे हैं वो। तो हम उपचार ले रहे हैं, है ना, तो ट्रीटमेंट गिवन और एक्शन टेकन टू प्रिवेंट डिसीज। प्रिवेंट सही बन गया प्रिवेंशन, ठीक है। सो प्रोफिलैक्सिस मतलब रोकथाम। सो ऑल पर्सन्स एट रिस्क शुड रिसीव प्रोफिलैक्सिस, मतलब वो सारे व्यक्ति जो खतरे में हैं उन सबको, उनको क्या मिलना चाहिए? उनको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए ताकि वो बचाया जा सके। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका प्रिवेंशन से ही आप समझ लोगे, ये नाउन है, तो ये भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? अब इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल है। अब ऐसा बोलो, आप पहले ये शब्द बोलने से बोलो बाबा, 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 कहोगे मैम व्हाट? यस, इट्स यू नो व्हाट, इट्स हार्बर, इट्स हार्बर, इट्स नॉट हार्बर, इट्स हार्बर, हा एंड ब, इट्स हार्बर। सो HARBOUR की प्रोनाउंसिएशन एकदम डिफरेंट हो जाती है। इट्स हार्बर, इट्स हार्बर। तो यू ट्राई टू से बाबा एंड देन यू विल से हार्बर, यू विल करेक्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया टू कंटेन, कंटेन एनीथिंग, कंटेन जैसे यहाँ पे टू कंटेन द बैक्टीरिया और एनीथिंग एंड दैट कैन कॉज डिसीज, और टू स्प्रेड अ बैक्टीरिया की स्पेसिफिक बात करेंगे तो ये हो जाएगा। हार्बर का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटेन करना, हैव, कीप, रिटेन। यू रिमेंबर रिटेन? रिटेन का मतलब था ना उस चीज़ को होल्ड करके रखना, उसको कंटिन्यू रखना, या फिर उसको याद रखना, रिमेंबर वाला सेंस में, जैसे आई कांट रिटेन ऑल द वोकैबुलरी है ना, होल्ड करना, कैरी करना। सो जो बाथरूम के जो डोर्स होते हैं ना उसमें बहुत सारे जम्प्स क्या होते हैं, तो दे हैव अ सो मैनी जम्प्स। भैया बहुत बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मफल्ड का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम साउंड की बात कर रहे हैं, आवाज की अगर हम इन जनरल बात करें, तो वो आवाज जो है वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है। मफल्ड वॉइस का हो गया, मफल्ड क्राई हो गया। सो हम यहाँ पे ये साउंड ही तो है ये। अगर हम साउंड की बात करें तो वो आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, यानी कैन नॉट बी हर्ड क्लियरली। उसको आप पूरी तरीके से साफ साफ तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसको बहुत, मतलब जैसे वो पर्सन है बहुत धीरे से बोल रहा है, या आपके और उसके बीच में डिस्टेंस हो गया है जिसकी वजह से आपको सुनाई नहीं दे रहा है। तो मफल्ड का मतलब क्या हो गया? मफल्ड जैसे कोई इंसान है वो रो रहा है, सो मफल्ड क्राई। तो वो कैसे रो रहा है कि उसकी जो रोने की आवाज है वो आपको क्लियरली नहीं सुनाई पड़ रही है। मफल्ड वॉइस भी हो सकता है। तो अगर हम किसी भी साउंड को बोल रहे हैं, दैट मीन्स कि वो जो साउंड है वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब ऑडिबल है बट क्लियर नहीं, आप सही से सुन नहीं पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो उस बात को, ठीक है।
तो मैंने बोला क्राई, साउंड, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया इसका? एडजेक्टिव हो गया। सिनोनिम्स में देखें, म्यूट हो सकता है, म्यूट भी हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बोला ना सॉफ्ट तरीके से वो इंसान बोल रहा है, सॉफ्टन। अच्छा एक बात देखो, यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये सॉफ्ट, सॉफ्ट प्लस ईएन लगा के वर्ब बनाया। अब देखो, अब हमने क्या बना है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाया, तो ये बन गया हमारा ईडी लगा दिया, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये ईडी हो गया। सॉफ्टन्ड, सबड्यूड, सबड्यू का मतलब होता है कम करना, किसी चीज को दाबना। साउंड प्रूफिंग हम लोग अपने रूम में करते हैं, जैसे बाहर की आवाज अंदर ना आए, अंदर की आवाज बाहर ना जाए, एको वगैरह भी ना हो, तो वो भी साउंड प्रूफ हो गया। तब जिससे क्या होगा कि जो बाहर के लोग हैं उनको हल्की सी ही आवाज सुनाई दे रही है, पूरी क्लियर आवाज उनको सुनाई नहीं देगी। एंटोनिम्स में क्या होगा, एकदम एम्प्लीफाइड, एकदम पूरी बढ़ के, जैसे आप लोग देखते हैं जब घर में सत्संग वगैरह होता है तो क्या करते हैं कि वो माइक लगा देते हैं ना, उसका ये इतना बड़ा सा मुंह होता है, तो ये क्या करता है, ये वॉइस को एम्प्लीफाई कर देता है, वॉइस को और बड़ा कर देता है, उसको इंक्रीज कर देता है, लाउड हो जाती है वॉइस। तो आई कुड हियर मफल्ड वॉइस फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, मतलब जो दूसरा रूम है ना, उससे मैं बुदबुदाने की या हल्की-हल्की आवाज़ सुन पा रही हूँ। यहाँ तक डन है। नेक्स्ट क्या है हमारा, वाइप आउट। वाइप आउट का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज़ को मिटा देना, उसको खत्म कर देना, उसको साफ कर देना। जैसे कहते हैं ना वाइप दिस आउट, मतलब इसको क्लीन कर दो। इसको क्लीन कर दो। अगर हम जैसे बोल दे रहे हैं कि किसी चीज़ को तबाह कर दिया, तो वो उस चीज़ को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हमने उसको बोला साफ कर दो, मतलब अगर आप रियल में इसका मीनिंग देखो, जैसे मैं बोल रही हूँ कि वाइप दिस आउट, वाइप दिस मेस आउट, मतलब ये जो पूरी गंदगी फैली हुई है ना, इसको साफ कर दो। साफ कर दो, उसको खत्म कर दो। और कोई चीज़ को ख़त्म करने की बात हो रही तो उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देना। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली। एक और दूसरा मीनिंग हो जाता है वाइप आउट का, जब आप एक्सट्रीमली थक जाते हैं, जब आप एक्सट्रीमली टायर्ड हो जाते हैं, उसको भी वाइप आउट वहाँ पे आप यूज़ यूज़ कर सकते हैं। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? उसको जड़ से ख़त्म कर दिया, इरेज़ कर दिया, एबॉलिश करना, डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर जब आप कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड हैं, आप टायर्ड हैं। अगर एंटोनिम्स में देखेंगे तो हम उसकी रक्षा कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, सेव, कंजर्व, ठीक है? मैंने इसके दोनों मीनिंग रखे हैं, एक डिस्ट्रॉय वाले सेंस में और एक टायर्ड वाले सेंस में। तो देखते हैं, गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड अ कैंपेन टू वाइप आउट मलेरिया। तो यहाँ पे वाइप आउट का मतलब क्या हुआ? इरेडिकेट करना, उसको कंप्लीटली खत्म कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया है? एक कैंपेन शुरू किया है मलेरिया को वाइप आउट करने का, मलेरिया को कंप्लीटली खत्म कर देने का। जैसे आफ्टर सच अ लॉन्ग डे आई एम कंप्लीटली वाइप्ड आउट नाउ, जैसे होता है ना कि जब रात होती है तो उसके बाद कोई क्या बोल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं कंप्लीटली थक चुकी हूँ। आफ्टर सच अ लॉन्ग डे, इतना लंबे दिनों के बाद ना, नाउ आई एम कंप्लीटली वाइप्ड आउट मीन्स आई एम कंप्लीटली टायर्ड, आई कांट डू एनीथिंग, राइट? सो तो दो वर्ड हमने किए। मफल्ड का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रही है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। या दूसरा वर्ड हुआ वाइप आउट का मतलब होता है उस किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, उसका ख़त्म कर देना या ख़त्म हो जाना। तो टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली और टू बी एक्सट्रीमली टायर्ड। ये 2 शब्द हमने कर लिए, आगे करें। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का समापन, है ना? उस वो अपनी चीज़ वो चीज़ अपने अंत तक पहुँच गई है, उसका समापन हो गया है, वो कंप्लीट हो गई है, और कोई नतीजा निकाल लिया है आपने, किसी एंड तक आप पहुँच गए हैं, कोई एंड रिजल्ट आपने निकाल लिया है। तो समापन हो गया, नतीजा निकालना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब हो गया, किसी चीज़ का कंप्लीट होना, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई। मूवी खत्म कैसे होती है? जब कल्मिनेट हो गई मूवी, अब तो मतलब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी है। तो कल्मिनेट होने का मतलब होता है वो अपने एंड पॉइंट पे आ जाना, सो टू कम टू एन एंड और टू रीच टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है? जैसे मूवी का क्लाइमैक्स हो गया, मूवी कंप्लीट हो गई, खत्म हो गई, पीक हो गया, उसका हाईएस्ट पॉइंट आ गया, सबमिट का हाईएस्ट पॉइंट, कंक्लूड हो जाना, कंप्लीट हो जाना, खत्म हो जाना। जैसे देयर आर्ग्यूमेंट कल्मिनेटेड विद सेपरेशन, तो अब उनका जो आर्ग्यूमेंट था ना, जो उनकी बहस थी ना, वो किस चीज़ पे जाके ख़त्म हुई? उनके सेपरेशन पे। तो उनकी जो बहसें होती थी, जो उनमें लड़ाइयाँ होती थी, वो किस चीज़ पे जाके कंप्लीट हुई? उनकी कल्मिनेशन किस चीज़ पे हुई? उनके सेपरेशन पे। अलग हो गए तो लड़ाइयाँ बंद हो गई, वरना लड़ाइयों का कोई सॉल्यूशन ही नहीं था।
खत्म हो गई वो चीज़, एंड हो गई वो चीज़, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँच गई वो चीज़। अब इसका शुरुआत होगा, एंटोनिम्स होगा, तो स्टार्ट है, बिगिन है, कमेंस है। ये सिनोनिम्स इन एंटोनिम्स हो गए। सो कल्मिनेट होना मतलब किसी चीज़ का कंप्लीट होना, खत्म होना। अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचना, समापन हो गया, नतीजा निकल गया भैया। क्या नतीजा निकला है कि सेपरेशन ही यहाँ का सॉल्यूशन है। ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट क्लाइमैक्स हो गया, अब तो तुम्हारी हद हो चुकी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये जो लड़ाइयाँ थी किस चीज़ पे खत्म हो गई, उनके सेपरेशन पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? मिरेक्युलस। मिरेक्युलस का मतलब होता है एकदम, जैसे मिरेकल आपने सुना होगा, मिरेकल एकदम जादू हो गया, चमत्कार। मिरेकल मतलब एकदम चमत्कार, है ना? जादू। तो मिरेकुलस वही मिरेकल से मिरेकुलस बना है, OUS लगा के हमने इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करेंगे। तो मिरेक्युलस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो चमत्कारपूर्ण है। तो ऐसे तरीके से जो चीज़ एकदम सरप्राइज़िंग है और जिसको विश्वास कर पाना मुश्किल है। मिरेक्युलस यही तो, मिरेकल यही तो होता है जिसको विश्वास नहीं कर पाते, ये कैसे हो गया? वो एकदम हमें अचंभे में डाल देती है, वैसी चीज़ें होती हैं। सो मिरेकुलस का मतलब क्या हुआ? इन अ वे दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड और डिफिकल्ट टू बिलीव। सुपर ह्यूमन, अगर किसी के पास ऐसी पावर है ना, मतलब बहुत-बहुत जानलेवा घटना के बाद में वो इंसान बच गया। एकदम फेटल जान मतलब वो एक्सीडेंट था, लेकिन वो इंसान बच गया, तो आप क्या कहेंगे? दैट वाज़ मिरेक्युलस, दैट वाज़ मिरेक्युलस। तो मिरेक्युलस मतलब एकदम चमत्कारपूर्ण था। तुम्हारा जो बचना था एकदम मिरेक्युलस था, एकदम चमत्कारपूर्ण था। वो चीज़ एकदम मैजिकल है, सुपरनैचुरल है, फिनोमिनल है, मतलब वो अनयूजुअल है वो चीज़, उसको विश्वास कर पाना मुश्किल है। वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वो शॉकिंग है, सरप्राइज़िंग है। हमारी नॉर्मल जो डेली लाइफ़ है, जो डेली रूटीन है, उससे एकदम अलग है वो चीज़। टिपिकल का मतलब नॉर्मल होता है, जनरल जो चीज़ें हैं, जो हमारा रूटीन है, यूजुअल है, एवरीडे लाइफ़ है, कुछ नया। तो जो उसकी मेमोरी है ना, इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेक्युलस, मतलब उसकी मेमोरी इतनी ज़्यादा शार्प है कि वो किसी चमत्कार से कम ही नहीं लगता है। उसको जो याद रहती हैं चीज़ें, वो एकदम किसी चमत्कार से कम नहीं। या कोई कोई छोटा बच्चा है जो अभी यंग एज में ही है और उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि ओह गॉड! तो आप कह सकते हो ओह माय गॉड, हर मेमोरी इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकुलस। मतलब इसकी जो मेमोरी है ना, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। डन है जी? आगे देखें। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? कन्विंस। कन्विंस करना मतलब किसी को राजी करना, कन्विंस करना मतलब किसी को राजी करना। तो उसको आप राजी कर रहे हो या फिर आप उसको अपनी बात के ऊपर विश्वास दिला रहे हो। तो दिलाना, करना, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन, सॉरी, वर्ब है, क्योंकि क्रिया है, विशेषता है। तो कन्विंस मतलब किसी को विश्वास दिलाना, उसको राजी करना। तो टू कॉज समवन टू बिलीव समथिंग और टू डू समथिंग। तो आप किसी से कुछ करवा रहे हो कि आप उस पे विश्वास करवा रहे हो कि भाई देखो मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, मेरी बात का विश्वास करो, या फिर आप उसको मना रहे हो कि आप वो काम करो। सो कन्विंस करना मतलब उसको विश्वास दिलाना, राजी करना। सिनोनिम्स परसुएड हो जाएगा, परसुएड, इंड्यूस, अर्ज। अर्ज का मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट के सेंस में जा रहा है। अर्ज करना मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट करना, उसको अश्योर भी कर रहे हो ना, तभी तो आप उससे कुछ करवा पा रहे हो। उसको अश्योर कर रहे हो, आप उसको विश्वास दिला रहे हो, तो अश्योर कर रहे हो। इन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, जैसे शी इज इन्फ्लुएंसर, शी इज इन्फ्लुएंसर। व्हाट इज द इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर का काम क्या है? इन्फ्लुएंस करना। तो इफ यू आर इन्फ्लुएंसर एंड इफ यू आर फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसर, देन यू हैव टू बी अवेयर कि वो इन्फ्लुएंसर आपको किस प्रकार से इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस प्रकार से आपकी लाइफ में वो इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना इन्फ्लुएंसर, अपना जिस पर्सन को आप ज़्यादा देख रहे हैं, उसको ढंग से चुने, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं वैसी चीज़ें ही हम अपने आप होने लग जाती हैं, हम बिहेव करने लग जाते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल। अपना जो ये सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर है, इसको थोड़ा ढंग से चुनिए ना। तो जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हैं, या जैसे अभी दिव्या देशमुख, ऐसे लोगों को लोग इन्फ्लुएंसर नहीं बनाते हैं। पता नहीं किसको तुम लोग इन्फ्लुएंसर बना के बैठे हो। इन्फ्लुएंसर सही लोगों को बनाओ, क्योंकि तुम उनसे इन्फ्लुएंस होते हो, उनसे प्रभावित होते हो। वो तुमको विश्वास दिला रहे होते हैं कि ऐसे ही काम करना है, तो वैसे काम नहीं करना है, दूसरे तरीके भी होते हैं सक्सेस होने के। समझ में आ रही है ना मैं क्या बोल रही हूँ? तो कन्विंस करना, आप उसको भैया तैयार कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो, इंड्यूस, अर्ज, अश्योर कर रहे हो, भाई देखो ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ढंग से अपना इन्फ्लुएंसर चुनो।
अब अगर आप उसको वो इन्फ्लुएंस करना मतलब उसको आप राज़ी कर रहे हो, अपनी बात से प्रभावित कर रहे हो, डिस्करेज करना मतलब आप नहीं आगे बढ़ावा नहीं दे रहे हो उसको, डिस्करेज कर रहे हो, डिसुएड हो गया, स्टॉप हो गया, प्रिवेंट हो गया। तो शी वाज़ अनेबल टू कन्विंस हिम टू स्टे विद हर। तो वो अनेबल थी मतलब वो उसको नहीं कर पाई कन्विंस करना मतलब उसको राज़ी नहीं कर पाई कि वो उसके साथ में रहे। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्सपैट्रिएट। एक्सपैट्रिएट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति जो अपने खुद के देश से में ना रह के किसी दूसरे कंट्री में रहता है तो उसको हम लोग एक्सपैट्रिएट कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जैसे समवन हु डज़ नॉट लिव इन देयर ओन कंट्री तो वो अपने खुद के जो देश है उसमें ना रह के कहीं बाहर रहते हैं, तो उसको हम लोग एक्सपैट्रिएट कहते हैं। वो कौन होते हैं? वो एमिग्रेंट होते हैं। नॉन नेटिव है, नेटिव का मतलब वो लोकल है चीज़ हमारे लिए या एक्साइल का मतलब होता है उसको देश निकाला हो गया है। रिफ्यूज़ी है वहाँ जाके वो शेल्टर में रह मतलब शेल्टर ये हो जाता है रिफ्यूज़ी मतलब जब आप दूसरी कंट्री में गए हो, तो वहाँ पे आपने शेल्टर लिया है वो भी आपका हो जाता है। एंटोनिम्स में क्या होगा? आप वहाँ के निवासी हो, नेटिव हो, आप उसी प्लेस के हो, लोकल हो, आप इंडिजेनुअस हो, लोकल हो, डोमेस्टिक हो। A large community of expatriates has settled there। तो लार्ज कम्युनिटी ऑफ एक्सपेट्रिएट मतलब बहुत सारे जो लोग हैं जो अपने देश से बाहर रह रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर जैसे किसी कंट्री का आप यहाँ पे नाम ऐड कर सकते हैं, तो वो वहाँ पर रह रहे हैं। आप देख सकते हैं ये ऑफ के बाद लगाया हुआ है, नेटिव वगैरह बात कर रहे हैं, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है क्योंकि बात कर रहा है, लोगों की बात कर रहा है। ये नाउन हो गया, एक ग्रुप की बात कर रहा है, एक लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं, उनको एक्सपैट्रिएट कहते हैं। डन हो गया। एक्सपैट्रिएट मनी कौन-सी हो जाती है, जो बाहर काम कर रहे हैं लोग, वहाँ से हमें पैसा आ रहा होता है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिहैबिलिटेशन। टीआईओएन लगा हुआ है, आराम से पहचान लोगे, नाउन है। रिहैबिलिटेशन का मतलब जैसे आपने रिहैबिलिटेशन सेंटर सुना होगा। रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है कि वहाँ पे जैसे जनरली कोई बंदा जब स्मोकिंग वगैरह बहुत करता है या ड्रग्स वगैरह लेता है या नेगेटिव उसकी लाइफ एकदम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है, तो वो रिहैबिलिटेशन सेंटर जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं कि उनके साथ में ट्रीटमेंट होता है, ट्रीट करते हैं अपने और फिर उनको कोशिश करते हैं कि जो उनका नॉर्मल जो चीज़ें, जो हमारी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वो उनको नॉर्मल ढंग से कर सकें। ये हो गया। और दूसरा हो गया कोई घर है, वो एक खराब हो गया है, कोई बिल्डिंग है, तो उसका रिहैबिलिटेशन चल रहा है मतलब उसको दोबारा से ठीक कर रहे हैं, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ गुड कंडीशन। तो समथिंग और समवन आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, समथिंग एंड समवन। तो कोई व्यक्ति है अगर उसकी नॉर्मल कंडीशन भी खराब है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में डाल दिया है ताकि वहां जाके वो इम्प्रूव हो सके। द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू अ गुड कंडीशन, तो गुड कंडीशन में वापस आना, इम्प्रूवमेंट होना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है तो सिनोनिम्स भी नाउन ही रहने वाला है। सो इम्प्रूवमेंट हो गया, एमईएनटी नाउन है। रिकंस्ट्रक्शन हो गया, रिकंस्ट्रक्ट होता है तो वर्ब होता, रिकवरी है, रिपेयर है। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो यानी यहाँ पे वो अपनी कंडीशन में उसके सुधार हो रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है। फिर नहीं तो क्या होगा? तो अगर हम एंटोनिम्स देखेंगे तो उसकी कंडीशन गिर रही होगी, उसमें गिरावट आ रही होगी, तो यानी कि डेटर हो रही है, डेटेरियोरेशन हो गई, डिक्लाइन हो रही है और वर्स हो रही है और खराब हो रही है, फॉल कर रही है ना? वहाँ पे इम्प्रूव कर रही थी, यहाँ पे गिर रही है। ही हैज़ बीन इन द रिहैबिलिटेशन सेंटर सिंस 3 मंथ्स। तो 3 महीनों से वो रिहैबिलिटेशन सेंटर में, यहाँ पे सिंस नहीं आएगा, यहाँ फॉर लगाओ। फॉर 3 मंथ्स, तो वो पिछले 3 महीनों से रिहैबिलिटेशन सेंटर में। नेक्स्ट क्या है? टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये हमारा एक ईडियम हो जाता है। इसका मतलब क्या हो जाता है? स्क्रैच से काम को शुरू करना मतलब उस काम को एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना। स्क्रैच से काम को शुरू करना मतलब उस काम को एकदम शुरुआत से शुरू करना। सो उसको एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करना। तो टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का मतलब क्या हो गया कि किसी काम को बिल्कुल आपको ज़ीरो से शुरू करना होगा। उस काम को आपको ज़ीरो से शुरू करना होगा। तो टू स्टार्ट कंप्लीटली फ्रॉम द बिगिनिंग और टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। इवन जैसे आप देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इज़ ऑलवेज़ नॉट ईज़ी टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो हमेशा ज़ीरो से शुरू कर पाना आसान नहीं होता है। जैसे हम लोग लाइफ़ में कुछ हमारा एक गोल होता है जिसको हम अचीव करने के लिए हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, बट फिर एक ऑल ऑफ अ सडन वो सब कुछ तबाह हो गया, सब खत्म हो गया, एंड देन अगेन यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो।
तो ये अगेन स्टार्ट कर पाना मुश्किल है, बट यू हैव, लाइक मैं अगर मैं कह रही हूँ नाउ आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, दैट मीन्स आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। जो भी पास्ट में था अब उसका हम कोई इस्तेमाल ही नहीं कर सकते हैं, सो मुझे जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। तो इट इज़ ऑलवेज नॉट ईजी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हमेशा एकदम शुरुआत से शुरू करना आसान नहीं होता है। आउट परफॉर्म, आउट परफॉर्म का मतलब ये देखो पॉजिटिव सेंस में रखना इसको, और आउट परफॉर्म क्योंकि हमको लगता है ना बाहर चला गया, उसने ऐसा परफॉर्म किया कि सब लोग बाहर चले गए, मतलब सबसे बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस दी है, उसको बोलते हैं आउट परफॉर्म। तो मतलब बेहतर प्रदर्शन करना, उसने जो है सबसे बेस्ट अपना दिया है ना? तो उसका जो परफॉर्मेंस है एकदम, मान लो जो उसके पहले गया है ना पर्सन, तो उससे उसने अच्छा अच्छा दिया है, उसकी परफॉर्मेंस उससे अच्छी रही है। तो ये आउट परफॉर्म हमेशा क्या बताता है कि दूसरों से बेहतर करना, ठीक है? तो टू डू वेल इन अ पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी कंपेयर टू अदर्स ऑफ अ सिमिलर टाइप। अगर कोई इंसान है, जैसे अगर हम कोई कंपनी की बात करें तो 2 कलीग्स हैं, तो ये जो कलीग नंबर ए है और ये बी है, सो ए वाले ने क्या कर दिया, बी की परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर दिया, मीन्स ए ने इससे भी बेहतर परफॉर्म किया, ठीक है? तो टू डू वेल, अच्छा करना किसी पर्टिकुलर जॉब में या किसी भी काम में, जब हम उसी सेम टाइप से सेम काम को दूसरे इंसान से कंपेयर करते हैं तो। सरपास कर दिया, सरपास करना मतलब आप उसके ऊपर निकल गए, उसके आगे निकल गए, आप टॉप कर दिया, आपने उसको हरा दिया, डिफीट कर दिया, आप ओवरकम कर गए, उसके ऊपर आ गए, और आउटडू, ठीक है? एंटोनिम्स में देखें तो पीछे रह जाना, फॉल बिहाइंड, अंडर परफॉर्म। ये अंडर परफॉर्म शब्द आपने आई एम श्योर 100% सुना होगा। अगर आप लोग वो टीवी में वो आता है ना, कौन सा आता था रोहित शेट्टी वाला एक, हाँ, खतरों के खिलाड़ी। तो खतरों के खिलाड़ी में क्या होता था कि जैसे कोई जो कंटेस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, तो वो क्या, फिर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो कहते थे आज आपकी परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्म थी। तो टुडे यू यू डिडंट परफॉर्म वेल, या फिर योर परफॉर्मेंस वाज अंडर परफॉर्म, या यू परफ है ना? तो क्या हुआ, अंडर परफॉर्म का मतलब हुआ कि जितना जनरली वो परफॉर्म करता है उससे आज उसने बेकार किया, तो उससे बेकार किया जितना जनरली करता है तो वो अंडर हो जाएगा, और अच्छा किया तो वो आउट हो जाएगा। मतलब बाकी सारी परफॉर्मेंस को आपने आउट परफॉर्म कर दिया, तो आपने बहुत बेहतरीन किया दूसरों के कंपेयर में। डन है। अच्छा देखें सेंटेंस हम, अमीशा कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द रेस्ट ऑफ हर क्लास। तो अमीशा जो है वो अपनी पूरी बाकी सारी क्लास के कंपेयर में हमेशा क्या करती रही, उन सबसे बेहतर करती रही, और उसने ये चीज को जारी रखा। नेक्स्ट क्या है, स्पेल ऑफ रेन। अच्छा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गई होगी, किसी चीज से बेहतर कर रहे हैं तो वर्ब है, क्रिया है। स्पेल ऑफ रेन, स्पेल का मतलब ही हो जाता है वो ड्यूरेशन, स्पेल का मतलब होता है ड्यूरेशन, वो आपका जो एक पीरियड को बता रहा है, एक टाइम को बता रहा है ये, ठीक है? अगर हम स्पेल ऑफ रेन का मतलब बोल रहे हैं जब बारिश हो रही है, जो जो बारिश वाला टाइम है, उसको हम कह रहे हैं अ शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच इट रेन्स। आफ्टर द लॉन्ग ड्राई समर वी फाइनली गॉट अ स्पेल ऑफ रेन, मतलब एक लंबी और ड्राई समर के बाद में हमें फाइनली बारिश का मौका मिला, बारिश का टाइम हमारे पास आया। नेक्स्ट वर्ड है फोरकास्ट। फोरकास्ट, एफ ओ आर ई, फोर, एफ ओ आर ई का मतलब होता है बिफोर, एफ ओ आर ई का मतलब होता है बिफोर, और कास्ट का मतलब यहाँ पे टेल से ही है, कास्ट का मतलब यहाँ पे टेल से, कास्ट बोल दिया। तो फोरकास्ट करना मतलब बिफोर टेल, मतलब पहले ही बता दिया, तो जिसको हम लोग भविष्यवाणी करना कहते हैं। तो फोरकास्ट करना मतलब भविष्यवाणी करना, जैसे वेदर फोरकास्ट होता है ना? वेदर फोरकास्ट का क्या मतलब है कि जो वेदर है उसके बारे में पहले से ही बता दिया कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है। तो जिसको हम लोग प्रिडिक्ट भी कहते हैं, तो प्री का मतलब भी अगेन बिफोर होता है, डिक्ट का मतलब स्पीक होता है, तो पहले ही आपने बोल दिया। फोर टेल हो गया, फोर सी हो गया, और प्रोजेक्ट करना मीन्स बता देना। यहाँ पे क्या आपको कंफ्यूजन होगी, आप ऐसे याद कर, आपको आप ई में कंफ्यूज होंगे कि ये वाला एफ ओ आर आएगा कि एफ ओ आर ई आएगा। तो याद रखना है जो फोरकास्ट है, जो आपका भविष्यवाणी, भविष्य को बता देने वाले जो होते हैं,
जैसे चाहे वो फोरकास्ट शब्द हो, फोरटेल हो, फोरसी हो, सब में FORE आ रहा है, सिर्फ FOR नहीं है। तो टू से व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन इन द फ्यूचर, मतलब वही हो गया, आप क्या आप बोल रहे हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हो सकता है ही है, पॉसिबिलिटी को तो बता सकते हैं ना, निश्चित थोड़ी होगा। तो इसीलिए मैंने सेंटेंस क्या लिखा, नो वन कैन प्रोडिक्ट एक्यूरेट फ्यूचर ऑफ एनीवन। तो कोई भी किसी का एक्यूरेट फ्यूचर तो प्रोडिक्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए हम ये जो ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह चीजें होती हैं, आई रियली डोंट बिलीव, क्योंकि हर चीज आपकी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? आइसोलेट आपका वर्ब है, बट ईडी लगा दिया, हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहे हैं। आइसोलेटेड मतलब अलग, है ना, दुनिया से अलग, एकदम कट के आप दुनिया से रह रहे हैं, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। आपने कोरोना के टाइम पे ये शब्द बहुत सुना होगा, आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेट कर दिया उसको, मतलब उसको बाकी घर वालों से अलग कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया उसको। सो फार अवे फ्रॉम अदर प्लेसेस, बिल्डिंग्स और पीपल। तो जो दूसरे जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं या लोग हैं, उनसे दूर हो जाना। आइसोलेटेड हो आप, या वर्ब हो जाएगा आइसोलेट। तो आइसोलेट का मतलब दूसरों से आप अलग हैं, सेपरेट हैं। रिमोट, सेक्लूडेड, ऑफ द मैप एंड सेपरेटेड, ये सिनोनिम्स हुए। एंटोनिम्स में क्या होगा? लोगों से जुड़ के रहना, उनके साथ में मिल के रहना। तो इंटीग्रेटेड, कनेक्टेड या एसोसिएटेड। ये मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। समटाइम्स बीइंग आइसोलेटेड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप देखो, आइसोलेट होने में दो चीजें होती हैं, कभी हम लोग जबरदस्ती अकेले होते हैं और कभी हमको वो शांति हमें चाहिए होती है। मुझे पर्सनली अकेले रहना पसंद है। यू नो व्हाई? बिकॉज मैं अपने खुद के दिमाग की तो सुन पाती हूँ ना। अगर मैं बहुत सारे चीज़ों में इन्वॉल्व रहूँ, बहुत सारे लोगों के आसपास में रहूँ, तो मेरा खुद का ब्रेन क्या कह रहा है मुझे नहीं समझ में। मैं इनिशिएटिव्स नहीं ले पाऊँगी, मैं अपने काम को अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाऊँगी। तो मुझे मुझे ऐसा आई एम दिस टाइप ऑफ पर्सन कि आई प्रेफर कि हाँ, आई एम लाइक हैप्पी। आई एम हैप्पी टू बी अलोन। I just need few people in my life, not more than that. I'm not a very sociable person. So sometime being isolated is also very very important. You know, क्योंकि हमको हमारी ही चीज़ें नहीं पता होती हैं। और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में आपको समझना होगा कि ग्रुप में स्टडी होती नहीं है। आपको स्टडी करना है या लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो थोड़ा आपको एक अपने लिए टाइम निकालना होगा, जिसमें आप सोच रहे हैं। मैं थोड़ा-सा आपका टाइम ले रही हूँ, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई है कि हम लोग ना, पता है, इतने बिज़ी होते हैं। जब हम लोग फ्री भी होते हैं ना, तब भी हम या तो फ़ोन चला रहे होते हैं या हम गाने सुनने लग जाते हैं। हम कभी भी फ्री नहीं होते। मतलब हमारा ब्रेन कभी भी फ्री नहीं होता है, वो हमेशा एंगेज होता है। और जब आपका ब्रेन हमेशा एंगेज होगा ना, तो वो आप खुद को नहीं समझ पाएँगे, तो दुनिया को समझना तो दूर की बात है। तो इसीलिए आइसोलेट होना कुछ समय के लिए तो एटलीस्ट आपको दिन में कुछ मिनट, घंटे अपने लिए निकालने चाहिए, जिसमें आप कोई फ़ोन, कोई टीवी कुछ ना यूज़ करें, सिर्फ़ अपने बारे में सोचें कि आप कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। परफ़ॉर्मेंस मतलब लाइफ़ की परफ़ॉर्मेंस होती है ना? कि हम अच्छा कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, इससे हम अपने आस-पास की चीज़ों में क्या बदलाव ला सकते हैं और मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये चीज़ सोचना बहुत ज़रूरी है। आज मैंने क्या गलत कर दिया? इससे हमारा जो है ना, अपने अपने आप को हम अच्छे से बेहतर जान पाते हैं, जब हम थोड़े से अकेले होते हैं। तो आई थिंक, I feel like it, like being isolated is also very very important to be more and more productive. Okay, so isolate होना means दूसरों से थोड़ा separate होना, अलग होना। That's it. तो isolate के बारे में हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ लेते हैं। Isolated मैंने बता दिया एडजेक्टिव है, और isolate होता तो ये वर्ब हो जाता। इसीलिए यहाँ पे मैंने एडजेक्टिव सिनोनिम्स में डाले हैं। एंटोनिम्स भी एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल, ABLE लगा है, अगेन ये वाला एडजेक्टिव है। रिमार्केबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो एकदम अद्भुत है, एकदम कोई अमेज़िंग है वो चीज़, एकदम परफेक्ट, भाई मतलब एकदम इम्प्रेसिव है, एक्सेप्शनल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो चीज़। वो हमारा जो नॉर्मल रूटीन है ना, उससे अलग है। जैसे किसी की स्माइल इतनी रिमार्केबल हो सकती है कि मतलब वो मज़ा आ गया उसको देख के। कोई कोई इतना, मतलब वो होता है ना कि
उसकी पर्सनैलिटी भी हो सकती है ना? तो रिमार्केबल का अद्भुत, वेरी अनयूजुअल और वेरी नोटिसेबल ऐसा होता है कोई-कोई इतना हमें पसंद आ जाता है कि हम उसको बार-बार ऐसे देख रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गलत सेंस में है बट ऐसा होता है तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो रिमार्केबल का मतलब अद्भुत है वो चीज़ हाँ, अनयूजुअल है, ऐसा आम तौर पर हमको देखने के लिए नहीं मिलता, एकदम नोटिसेबल है, उस पे ध्यान जा ही रहा है हमारा। और वो किस तरीके से आप उसको नोटिस कर रहे हैं, आप उसको एडमायर कर रहे हैं। किसी की ब्यूटी को एडमायर करना गलत तो नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या मतलब इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएँगे? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल, अमेजिंग, स्टनिंग और और एंटोनिम्स में क्या आएगा? ऑर्डिनरी है यार, जैसे नॉर्मली सबके चेहरे हैं, वैसा ही उसका चेहरा है, कोई खास फीचर नहीं है। तो नॉर्मल है, उसकी परफॉर्मेंस भी नॉर्मल थी, कॉमन है, टिपिकल है, यूजुअल। शी हैज़ रिमार्केबल पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन तो ऑब्जर्वेशन की जो उसकी पावर है ना, वो एकदम अद्भुत है, वो एकदम नॉर्मल नहीं है। तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को भी ऑब्ज़र्व कर लेती है, तो वहाँ पे हम बोलेंगे रिमार्केबल पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन है जी? नेक्स्ट करें, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कर्व, CURV। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर में कंट्रोल लगाना, यानी आप इसे नाउन की वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं और आप इसे नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो कर्व मीन्स टू कंट्रोल और लिमिट समथिंग दैट इज़ नॉट वांटेड। तो जैसे कि हम अपनी बातें करते हैं थोड़ी-सी, तो हमारी मैं जैसे मैंने अभी बोला कि हम फ़ोन बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करते हैं। आप खुद भी सोच के देखो, आप फ़ोन उठाया होगा किसी और काम के लिए बट आपने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया, आप खुद भूल गए, आप जब याद आया कि मैंने फ़ोन चलाया क्यों था। इस चीज़ को भी हमें कर्ब करना होगा, इस चीज़ को भी हमें लिमिट लगाना होगा। इसके ऊपर में भी हमें कीप इन चेक मतलब कीप इन लिमिट में रहनी होंगी ये चीज़ें, है ना? सो कर्ब का मतलब क्या हो गया? किसी भी चीज़ को लिमिट में करना जिसकी ज़रूरत नहीं है, ये हो गया हमारा। तो लिमिट में कर दिया, आपके खर्चे हो सकते हैं, जैसे आपको सैलरी आई आप या कुछ भी पैसे घर से आए, तो आपने एकदम फटाफट से सारे पैसे खर्च कर दिए, तो इस हैबिट को भी आपको समझना होगा, उसको भी आपको लिमिट में रखना होगा, रिस्ट्रेन करना होगा खुद को, डिसिप्लिन हो गया। और एंटोनिम में अनलीश एकदम ओपन कर दो, खुले हाथ छोड़ दो, जो मर्ज़ी है करो, चलाओ फ़ोन, करो पैसे खर्च, करो टाइम वेस्ट, करो बकवास चीज़ें। रिलीज़ कर दो अपने दिमाग को, लिबरेट हो गया, फ्री हो गया एकदम, रिलीज़-रिलीज़ 2 बार आ गया। यू रियली नीड टू कर्ब योर स्पेंडिंग तो जितना तुम खर्चा करते हो ना, उस चीज़ के ऊपर में तुम्हें लिमिट लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अ कंपनी का मतलब होता है किसी के साथ। है ना? कंपनी ऐसे ही याद रख लेना कंपनी जो है कभी भी अकेले तो चलती नहीं है, उसको हमेशा किसी न किसी पर्सन की ज़रूरत होती है। तो कंपनी की स्पेलिंग भी याद रख लेंगे, पूरा कंपनी की ही स्पेलिंग है और उसमें एसी लगा दिया। ओह! हाँ, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं, जो कंपनी होती है उसमें एसी तो लगता ही है ना, कंपनी में एसी तो लगेगा ही क्योंकि बहुत सारा काम हो रहा है। तो एसी वाली कंपनी में काम करता हूँ मैं, तो मेरे साथ चलोगे तुम? तो कंपनी मेरी कंपनी में ना एसी है, कैसे भी लर्न कर सकते हैं। कंपनी में मेरी एसी है, तो मेरे साथ चलोगे तुम? तो अकम्पनी करना मतलब किसी को साथ जाना। तो जैसे अकम्पेन्ड हो गया, है ना? तो जैसे जनरली अगर आप इसको पास्ट में देखोगे तो आई जैसे ये हो जाता है अकम्पेन्ड बाय। अकम्पेन्ड बाय का मतलब यहाँ पे हो जाता है इसका जो फिक्स्ड प्रीपोज़िशन होता है बाय, इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोज़िशन लगाते हैं बाय। जैसे देखो यहाँ पे जैसे चिल्ड्रन अंडर 12 मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय एन अडल्ट। तो जो बच्चे हैं जो अभी 12 साल के अंडर हैं मतलब जो 12 साल से छोटे हैं, उनको अपने पेरेंट्स के साथ में ही आना चाहिए। अकम्पेन्ड बाय, बाय जो है इसका फिक्स्ड प्रीपोज़िशन है, बाय इसका फिक्स्ड प्रीपोज़िशन है, अकम्पेन्ड का। और आपको पता है ना जो शब्द वाई पे खत्म होता है उससे पहले कॉन्सोनेंट होता है तो वाई को हम लोग आई में कन्वर्ट कर देते हैं पास्ट में बना दिया इसको पता है हमने एडजेक्टिव फॉर्म यूज कर रहे हैं और ये हो गया हमारा ईडी। ठीक है तो आप इसको वर्ब भी बना सकते थे और आप इसको एडजेक्टिव मस्ट बी नहीं ये तो वर्ब का थर्ड फॉर्म की तरह काम कर रहा है ना। तो अ कंपनी मतलब किसी के साथ सो गो समवेयर विद समवन एज अ कंपेनियन आप उसके साथ एक तो उसके साथी की तरह आप किसी के साथ जा रहे हैं तो उसके साथ जाना कंपेनियन उसको उसके साथ अटेंड कर रहे हो गो अलोंग विद तो ये हमारे हो गए सिनोनिम।